तो अभी देखिए आप लोगों ने खुद बताना है कि इसमें कौन कौन से फेजेस के, अगर आपको ये आ रहा है तो इट मीन आपने इसको समझ लिया है, और अगर आपको नहीं आ रहा तो आप फिर मेरे उस क्वेश्चन को देखे, जो टॉपिक मैंने समझा उसको दोबारा देखें और फिर आके क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर सदीद एहसन, MBBS फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आर्मी मेडिकल कॉलेज और आर्मड फोर्सेज नर्सिंग सर्विस के पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टेस्ट का पैटर्न भी बताऊंगा, टेस्ट का सिलेबस भी बताऊंगा, और इसके अलावा हम पास्ट पेपर्स के चंद क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये कंप्लीट सीरीज हमने स्टार्ट किया है। इस सीरीज के अंदर हम पास्ट पेपर्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, और ये उस सीरीज का सबसे पहला वीडियो है। बाकी इंशाल्लाह इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और आप लोग वीडियोस को देखते रहे यूट्यूब चैनल पर या हमारे फेसबुक पेज पर। इसके अंदर इंशाल्लाह हम आपके FSC कोर्स का जो आपका वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक पोर्शन है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट और अप टू डेट टॉपिक्स, हाई यील्ड टॉपिक्स सारे सॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बढ़ते हैं टेस्ट पैटर्न की तरफ। देखिए आप सबको पता है कि आपके टेस्ट के अंदर 4 पोर्शन होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पर्सनालिटी टेस्ट। वर्बल के आपके 84 क्वेश्चंस होते हैं, नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस होते हैं, एकेडमिक के 50 क्वेश्चंस होते हैं, इसी तरह पर्सनालिटी टेस्ट के 150 स्टेटमेंट्स होते हैं। सबके लिए 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। वर्बल नॉन वर्बल का एक साथ रिजल्ट आता है, ठीक है। जब आप इसको क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपके लिए एकेडमिक टेस्ट ओपन होता है, और जब आप एकेडमिक टेस्ट क्लियर करते हैं तो फिर आपके लिए पर्सनालिटी टेस्ट ओपन होता है। आपका टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड। इसके अलावा कोई रफ वगैरह आपको अलाउड नहीं है, मीन्स आप अपने साथ कोई पेज वगैरह रफ अमल के लिए नहीं ले जा सकते। बाकी देखिए यहाँ पे मेन चीज ये है कि वर्बल नॉन वर्बल के जितने क्वेश्चंस है, पास्ट पेपर्स के इंपोर्टेंट ट्रिक्स वगैरह, वो सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। लाइन फोर्सेज एकेडमी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। हमने इसको सॉल्व किया है A to Z। बाकी इस वीडियो के अंदर हम एकेडमिक के पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि एकेडमिक के अंदर आपका केमिस्ट्री पोर्शन इंक्लूडेड है, ठीक है, आपका फिजिक्स पोर्शन इंक्लूडेड है, इसके अलावा आपके इंग्लिश और आपकी बायोलॉजी, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट्स आपके एकेडमिक टेस्ट के अंदर है। इससे 50 MCQs आएंगे और 30 मिनट्स का टाइम होगा। इसके अलावा देखिए ये आपके FSC कोर्स से आते हैं, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमने कौन से बुक से तैयारी करनी, AFNS वाले। अक्सर जो फीमेल्स FSC के बाद आर्मी में एज अ नर्सिंग अप्लाई करती है तो वो पूछती है कि हमने मैट्रिक बुक से तैयारी करनी या FSC से। तो ये आपके लिए देखिए आपने अपने FSC के बुक से तैयारी करनी। बाकी देखिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये 2 चीजें क्यों साथ करवा रहा हूँ, क्योंकि AMC का और AFNS का टेस्ट बिल्कुल सेम होता है, A to Z सेम होता है, क्वेश्चन भी इनके सेम होते हैं, ठीक है, पैटर्न भी इनका सेम होता है। तो आप लोगों ने FSC बुक्स को फॉलो करना है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रेफरेंस बुक्स का मैं आपको बता दूं कि रेफरेंस बुक टेस्ट कौन से बुक से बनता है। बाकी टेस्ट के लिए जो रेफरेंस बुक से OPT भी है पंजाब टेक्स्ट बुक के बुक से, ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के। बाकी आप सबको पता है बुक्स तो सारे सेम है, क्योंकि ज्यादातर जिस तरह हमने अपने टाइम में पढ़ा था, फिजिक्स आप सबका सेम है, केमिस्ट्री भी आप सबकी सेम है। सिर्फ जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री हो पंजाब की थोड़ी अपडेटेड है, उसमें थोड़ी ज्यादा कंसेप्ट है। बाकी बायोलॉजी के अंदर चीजें कुछ जगहों पे ज्यादा है पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर। तो KP के या सिंध वाले जो है तो वो भी कोशिश करें कि अभी से आप लोग तैयारी कर रहे हो अपने बोर्ड्स के लिए, अपने टेस्ट के लिए, अभी आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो तो पंजाब टेक्स्ट बुक साथ देखकर करें। इसमें से जो पॉइंट्स आपको जिस टॉपिक के अंदर एक्स्ट्रा लगे तो अपने साथ अपने मेन बुक पे नोट किया करें, ठीक है। तो पंजाब टेक्स्ट बुक रेफरेंस बुक से, आपका टेस्ट इन बुक से बनता है, ठीक है। और बाकी ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, आप लोग खुद चेक कर सकते हो कि टेस्ट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो बाकी बुक्स में समटाइम्स नहीं होते और आपको पंजाब टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों ने पंजाब टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सेल साइकिल से। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सेल साइकिल से कुछ क्वेश्चन आए। सेल साइकिल KP के टेक्स्ट बुक में नहीं है, जबकि पंजाब टेक्स्ट बुक में सेल साइकिल है, तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं टेस्ट के अंदर। तो इसलिए आप लोगों ने इस तरह करना है। मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूं कि आप लोग जो भी टॉपिक पढ़े अपने बुक से, आप अगर KP के से तो आप अपने अपने सूबे का बुक पढ़े, अगर आप पंजाब से तो अपने सूबे को, अगर आप सिंध से तो अपने सूबे का बुक पढ़े। लेकिन आपने बस जस्ट इसके अंदर मेन चीज ये करनी है कि जिस टाइम आप टॉपिक पढ़ रहे हो, लेट्स सपोज आपने अपने बुक से माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, KP के वाले या सिंध वालों को मैं कह रहा हूँ, आपने लेट्स सपोज माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, तो उसके बाद आप पंजाब टेक्स्ट बुक में जाए, उसको थोड़ा रीड कर ले एक नजर, ठीक है, कि इसमें कोई चीज एक्स्ट्रा तो नहीं है। तो लेट्स सपोज अगर आपको लगे कि एक बात इंपॉर्टेंट है और वो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो आप अपने साथ यहाँ पर अपने मेन बुक में लिखे, ठीक है। तो ये आपके लिए आसानी होगी। अगर अभी से तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो ये आप इस मेथड को अपना लें। और बाकी ये वैसे भी आपकी काम आएगा, क्योंकि आप लोगों ने MD-CAT भी देना है। समटाइम्स MD-CAT सेंट्रलाइज होता है, तो अगर आपका सेंट्रलाइज MD-CAT हो, जिस तरह PMC वाले पहले ले लेते, तो फिर वहां पे तो आपने सारे बुक्स देखने होते हैं ना। तो इसलिए आप लोग पहले से इसको देख ये तरीका अपना ले, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत हेल्प देगा। बाकी इंशाल्लाह देखिए यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर हम जितने भी पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने का हमारा तरीका ये होगा कि जो भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन के अंदर जो टॉपिक इंक्लूडेड होगा, मींस वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया होगा वो टॉपिक में आपको पूरा के पूरा समझाऊंगा। तो इंशाल्लाह इस सीरीज के अंदर, इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम अपने बुक्स के FSC कोर्स के तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाई यील्ड टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, इस तरह से पढ़ाऊंगा कि इंशाल्लाह आपको कोई भी कमी नहीं होगी आपके उस टॉपिक में। और अगर आपके उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी उसमें। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि डीएनए रिप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल। रिप्लिकेशन क्या है? डीएनए रिप्लिकेशन मींस डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। डीएनए सिंथेसिस और डीएनए रिप्लिकेशन एक ही चीज है, ठीक है। ऑप्शंस क्या है? प्रोफेज, G1, एस फेज और प्री माइटोटिक फेज, ठीक है। अभी देखिए ये चीज आप लोग समझे। सबसे पहले अगर कोई भी पास पेपर का क्वेश्चन आपने सॉल्व करना हो, अपने एमडी कैट के लिए तैयारी कर रहे हो, ईटा के लिए कर रहे हो, जब आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए, लेट सपोज मुझे मिल गया कि ये सेल साइकिल से आया है, तो जरूरी है कि आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से देख लें, क्योंकि ये एक हाई यील्ड टॉपिक है, मींस यहां से आने के चांसेस काफी ज्यादा है, ठीक है। तो हम जब अपने पास पेपर सॉल्व करेंगे तो मैं इंशाल्लाह इस तरह जो भी टॉपिक होगा जिससे क्वेश्चन आया होगा वो पूरा मैं आपको समझाऊंगा, ताकि पूरे टॉपिक की आपको समझ आ जाए। क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट बार ये क्वेश्चन ना आए लेकिन कोई और क्वेश्चन सेल साइकिल से आ जाए। तो इसलिए मैं अभी आपको ये टॉपिक्स करवाता हूँ, फिर उसके बाद आप खुद आए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका आंसर क्या है। आप लोगों ने फिर खुद आंसर देना, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सेल साइकिल समझाता हूँ। सेल साइकिल क्या है? ये आपके सामने हमने एक इमेज डाला हुआ है सेल साइकिल का। यहाँ पे आप देखिए सेल साइकिल के 3 पेजेस आपको दी गई है, G1 पेज, S पेज, G2 पेज, ठीक है। ये आपके पास सेल साइकिल है। इसके अलावा देखिए ये आपके पास मायोटोसिस है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इंक्लूडेड है, सेल साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होता है? 24 आवर्स, ठीक है, इन ह्यूमंस। ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसी तरह यीस्ट में ये 90 मिनट्स का होता है, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। बाकी देखिए यहाँ पे और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉन्गेस्ट फेज इसका कौन सा है? एस फेज। एस फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। ये आपके 2 एमसीक्यूज हो गए। बाकी देखिए G1 पेज क्या है, S पेज क्या है, G2 पेज क्या है। G1 पेज में सेल ग्रोथ होती है सेल की, ठीक है। इसी तरह आप देखिए G2 पेज में, तो G2 पेज में भी ग्रोथ होती है। S पेज में देखें तो S पेज में आपके पास डीएनए की रिप्लिकेशन होती है या डीएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो 2 चीजें आपको समझ आ गई कि G1 पेज और G2 पेज में आपके पास ग्रोथ पेज है, यहाँ पे ग्रोथ होगी, और S पेज में आपके पास डीएनए रिप्लिकेशन होगी। अभी हम इस चीज को जानेंगे कि G1 में कौन सी ग्रोथ होगी और G2 में कौन सी ग्रोथ होगी। तो देखिए डीएनए सिंथेसिस से पहले ग्रोथ हो रही है, तो ये ग्रोथ उन चीजों की होगी जिससे हम डीएनए बना सके। तो यहाँ पर हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे पास एडेनोसिन और इस तरह के न्यूक्लियोटाइड बेसेस है वो बनेंगे, जिस तरह हमारे पास डीएनए रिप्लिकेशन में जो एंजाइम काम आते हैं, जिस तरह डीएनए पॉलीमरेज 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बनेगी। यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बेसिस वगैरह बनेंगे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो बनेंगे, बेसिस बनेंगे, और हमारे पास डीएनए रिप्लिकेशन के जो एंजाइम्स है वो यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे जो चीजें बनेंगी उसका मेन मकसद ये होगा कि सेल खुद को डीएनए रिप्लिकेशन के लिए तैयार कर सके। इसी तरह देखिए G2 पेज में भी आपके पास ग्रोथ होगी सेल की। यहाँ पे जो चीजें बनेंगी उसका मेन मकसद क्या होगा कि सेल डिवीजन के लिए तैयार हो सके। तो डिवीजन में कौन सी चीजें काम आती है? जिस तरह देखिए आपके पास स्पिंडल्स है, माइटोटिक स्पिंडल्स है, ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल्स आपकी हो गई। इसी तरह और आपके जो एंजाइम्स वगैरह है वो सारी चीजें हो गई। तो मेन चीज यहाँ पे क्या है? स्पिंडल्स। आप देखिए ना कि सेल सबसे पहले सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर से 2 फिर माइटोटिक स्पिंडल्स बन जाते हैं, सेल के अपोजिट फोल्स की तरफ ग्रोथ करते हैं, फिर उसके लिए मेटाफेज प्लेट बनता है उस पर। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बनेगी। तो G1 और G2 पेज में आपके पास ग्रोथ होगी। G1 पेज में डीएनए रिप्लिकेशन के लिए सेल तैयारी करेगा, G2 पेज में सेल डिवीजन के लिए सेल तैयारी करेगा। क्योंकि माइटोसिस में आपके पास सेल डिवीजन होगी, यहाँ पे फिर आपके पास 2 सेल्स बनेंगे। तो आपको समझ आ गई कि G1 फेज में डीएनए रिप्लिकेशन के लिए सिंथेसिस होगी, जिसमें न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे, जिस तरह डीएनए पॉलीमरेज 3 है, डीएनए पॉलीमरेज 1। बाकी आपके पास जो G2 फेज है तो इसमें सेल डिवीजन के लिए एंजाइम्स बनेंगे और मॉलिक्यूल्स वगैरह बनेंगे, ठीक है। लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है? S फेज है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और मैं आपको मजे की चीज बता देता हूँ। ये G0 फेज आपको नजर आ रहा है। G0 फेज क्या है? अक्सर इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये G0 फेज क्या है और इसमें कौन कौन से सेल्स हमारे पास इंक्लूडेड है। तो देखिए G0 फेज हमारे पास इस तरह का फेज है जहां पे सेल रेस्ट करता है, ठीक है। इसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। और सेल्स जिन्होंने डिवाइड नहीं होना, जिनको हम परमानेंट सेल्स कहते हैं। परमानेंट सेल्स कौन से होते हैं? जो डिवाइड नहीं होते, तो हमारे पास G0 फेज में चले जाते हैं, यहाँ पर वो रेस्ट करते हैं। हमारे पास G0 पेज में मोस्ट प्रोबेबली कौन से सेल्स होते हैं? न्यूरॉन्स, क्योंकि न्यूरॉन्स के अंदर डिवीजन नहीं होती ना, आपने पढ़ा है। इसी तरह कार्डिक सेल्स के अंदर भी डिवीजन नहीं होती ना, क्योंकि देखिए अगर कार्डिक सेल्स के अंदर डिवीजन होती तो फिर आपका हार्ट तो बहुत बड़ा बन जाता, लेकिन इसके अंदर डिवीजन नहीं होती। इसके अंदर एक दूसरा फिनोमेना है, हाइपरट्रॉफी। आप लोग जब MBBS में आएंगे या AFNS में आएंगे तो फिर आप लोग आगे पढ़ेंगे पैथोलॉजी में या फिजियोलॉजी में, आप पढ़ोगे कि हाइपरट्रॉफी क्या चीज है, ठीक है। तो इसमें हाइपरट्रॉफी होती है कार्डिक मसल्स में, इसमें डिवीजन नहीं होती। तो ये 2 सेल्स है, इसकी एग्जांपल्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि G0 फेज में आपके पास इसमें से कौन से सेल्स है। तो आपको बहुत सारे सेल्स दिए गए होंगे, तो आप लोग उसमें कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स और कार्डिक सेल्स हमारे पास टिपिकल एग्जांपल्स है G0 फेज के, ठीक है। G0 फेज में वो सेल्स होते हैं जिन्होंने डिवाइड नहीं होता, ठीक है, नॉन डिवाइडिंग। समझ आ रही है आपको? ये आपको हो गए। बाकी देखिए आप यहाँ पे एक दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखिए, एमसीक्यूज तो नहीं है, खैर टर्मिनोलॉजी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। माइटोसिस के बाद जो चीज होगी उसको हम पोस्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास G1 फेज को हम पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं,
माइटोसिस से पहले जो फेज है G2, इसको हम प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं, ठीक है, प्री माइटोटिक फेज। समझ आ गई आपको? तो अभी हम जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और उसका हम सॉल्व करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन अगर ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल, अभी आप लोग मुझे बता सकते हो कि ये इस फेज में होगी। G1 फेज को हम क्या कहते हैं? G1 फेज को हम पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह प्री माइटोटिक फेज कौन सा है? G2। इसमें हमारे पास सेल की ग्रोथ होगी और कौन से मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो डीएनए रेप्लिकेशन के काम आएंगे? डीएनए रेप्लिकेटरी मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसमें सेल डिवीजन मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। इसी तरह प्रोपेज क्या है? प्रोपेज हमारे पास माइटोसिस के अंदर है, ये आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, लेट्स सपोज अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए पॉलीमरेज कौन से फेज में बनता है, तो आप लोग कह सकते हो ना कि G1 फेज में। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि माइटोटिक स्पिंडल कौन से फेज में बनते हैं, तो आप लोग कह सकते हो ना कि G2 में। या इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रोथ फेजेस कौन से, तो G2। ये सारे ग्रोथ फेजेस हैं, ठीक है। ग्रोथ फेजेस तो सारे हैं, तो ये आपके हो गए। इसी तरह देखिए सेल साइकिल को हम इंटरफेज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, आइडेंटिफाई द प्रोपेज ऑफ माइटोसिस। आपको ये तस्वीर दी गई है, यहाँ पर आपने ये बताना है कि इसमें प्रोपेज वाला कौन सा इमेज है, ABCDEF है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये अक्सर नम्स के टेस्ट में भी आता है, इसी तरह आपके MDK या ईटा में भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ईटा में भी आपको आ सकता है, ये तस्वीर आपको दी गई होती है और आपने स्पॉट करना होता है कि इसमें ये कौन से फेसेस है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझे। मैं आपको सबसे पहले माइटोसिस समझाता हूँ और इसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज माइटोसिस क्या है? माइटोसिस के अंदर आपके पास 2 सेल्स बनती है, ठीक है, विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज पेरेंट्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स माइटोसिस में सेम होगी, मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होगी। मियोसिस में आपके पास 4 सेल्स बनेंगे, माइटोसिस में आपके पास 2 सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो इसी तरह देखिए, माइटोसिस आपके पास सोमेटिक सेल्स में होती है, ठीक है, सोमेटिक सेल्स, और मियोसिस आपके पास जर्म सेल्स में होती है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दी। अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, इसको आप देखें, इससे मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ सारे फेजेस की। फिर उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले देखिए, ये इंटरपेज और प्रोपेज के अंदर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। ये सारे इस तरह मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। ये मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, फिर आप इनकी मदद से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, आपको इन दोनों तस्वीरों के अंदर क्या क्या चीज़ मुख्तलिफ नजर आ रही है। सबसे पहली चीज़ देखिए, यहाँ पर सेंट्रोमियर है, यहाँ पर माइटोटिक स्पिंडल है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है? यहाँ पर सेंट्रोमियर्स होंगे। यहाँ पर देखिए, आपको न्यूक्लियस डार्क नजर आ रहा है, तो मीन्स यहाँ पर नो कंडेंसेशन, कंडेंस नहीं हुए। आपके पास जेनेटिक मटेरियल जो है तो वो अभी खोला नहीं है। यहाँ पर आपको देखिए क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्रोमोसोम्स आपको विजिबल होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम विजिबल होंगे। और यहाँ पे देखिए अर्ली माइटोटिक स्पिंडल्स, आपको माइटोटिक स्पिंडल नजर आ रहे हैं, अर्ली स्पिंडल्स, ठीक है। तो ये 2 चीजें, तो इनकी मदद से आप लोग इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। इसी तरह देखिए, न्यूक्लियर इनवेलप यहाँ पे भी है, न्यूक्लियर इनवेलप यहाँ पे भी है, ये दोनों चीजें इसके अंदर सेम है। हमने डिफरेंस किस तरीके से करना है? यहाँ पर देखिए, आपको डार्क कलर न्यूक्लियस नजर आ रहा है, इसमें आप पहचान नहीं कर सकते कि क्रोमोसोम है या नहीं। तो अगर इस तरह का आपको नजर आ जाए तो इट मीन्स कि ये आपके पास माइटोसिस से पहले वाला फेज है, क्योंकि माइटोसिस में एंटर होने के लिए आपके पास जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कंडेंसेशन होगी। आपको क्रोमोसोम नजर आएंगे, आप देख सकते हो ना, क्रोमोसोम आपको नजर आ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहचान आपका ये क्रोमोसोम है। जब आपने देख लिया कि क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा है, तो आपको पता चल गया कि ये माइटोसिस है, क्योंकि क्रोमोसोम आपको माइटोसिस में विजिबल होंगे। फिर आपने देखना है कि ये आपके पास माइटोटिक स्पिंडल है या नहीं है। अगर आपको माइटोटिक स्पिंडल बाहर नजर आ रहे हैं, आपको न्यूक्लियर इनवेलप नजर आ रहा है कि न्यूक्लियर इनवेलप अभी इंटैक्ट होती है, इट मींस कि ये प्रोपेज है। तो प्रोपेज की पहचान क्या है? इसमें आपको क्रोमोसोम नजर आएंगे, क्रोमोसोम आपको सब में नजर आएंगे। अगर आप क्रोमोसोम देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके पास माइटोसिस है, सेल साइकिल नहीं है, ठीक है, सेल साइकिल नहीं है। सेल साइकिल में आपको क्रोमोसोम नजर नहीं आएंगे, ठीक है, ये सबसे पहला पहचान है। सेल साइकिल में आपको क्रोमोसोम नजर नहीं आएंगे और माइटोसिस में आपको क्रोमोसोम नजर आएंगे। अभी आपने माइटोसिस के अंदर फेजेस की डिफरेंस किस तरह करनी है, देखें। अगर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी ठीक ठाक है, तो मींस ये प्रोपेज है। मेटापेज के अंदर आपने क्या करना है? मेटापेज के अंदर आपने मेट को देखना है। अगर आपको नजर आ जाए कि इस तरह का एक प्लेट बना हुआ है, एक लाइन बना हुआ है क्रोमोसोम्स का, तो इट मींस कि ये आपके पास मेटापेज है। आप देखिए, क्रोमोसोम इस तरह का होता है, क्रोमोसोम के इस तरह के 4 आर्म्स होते हैं ना। तो अगर आपको नजर आए कि ये सारे आर्म्स एक दूसरे के साथ अटैच है, तो इट मींस ये मेटापेज है। अगर एक लाइन में है तो ये मेटापेज है। अगर कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ अभी बने हुए, कुछ नहीं बने हुए, तो इट मींस कि ये आपके पास प्रो मेटापेज है, क्योंकि अभी इन सब ने अरेंज होना है सेंटर में, फिर मेटापेज बनेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए मेटापेज है। मेटापेज की सिंपल पहचान क्या है कि इसमें आपके पास दरमियान में एक लाइन बनी होगी। एनापेज की पहचान क्या है कि दरमियान में ये लाइन ये सेपरेट होगी, ठीक है। दो, ये देखिए 2 क्रोमेटिड्स आपके पास 2 आर्म्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं और 2 आर्म्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। क्रोमेटिड्स आपके पास सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ पर टेलोपेज की पहचान क्या है? देखिए, आपको 2 सेल्स नजर आ रहे हैं, तो मीन साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रही है। आपको सेंट्रोमियर भी नजर आ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट पहचान क्या है कि आपको ये 2 सेल्स नजर आएंगे, 2 सेल्स है, ठीक है।
आपको न्यूक्लियर मटीरियल भी नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको न्यूक्लियर इन्वेलप नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी न्यूक्लियर इन्वेलप ने बनना है। तो इसमें और इसमें पहचान डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमारे पास सेंट्रोमियर्स है, यहाँ पे भी सेंट्रोमियर्स, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर इन्वेलप इंटैक्ट है, यहाँ पर न्यूक्लियर इन्वेलप अभी इंटैक्ट नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कंडेंसेशन नहीं है, यहाँ पर कंडेंसेशन हुई है, अभी उन्होंने डीकंडेंस होने, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंस हो गई। तो अभी अगर कोई भी आपको क्वेश्चन दे दे तो आप आसानी से कर सकते हो। इसी तरह देखिए, ये पेसेस याद करने का मैं आपको एक आसान सा फार्मूला बताता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कि आप लोगों ने ये पेसेस किस तरीके से याद करनी। पीएमए ट्रेनिंग, प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज, टेलोपेज। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले आपको बता दिया, मेटापेज के अंदर क्या होगा, मेटापेज के अंदर दरमियान में इस तरह लाइन बनेगी, ठीक है, ये लाइन बनेगी। एनापेज में ये लाइन डिवाइड हो जाएगी। टेलोपेज में दो सेल्स बनेंगे, ठीक है। प्रोपेज में आपके पास क्या होगी, ये आपके पास सेल है, इसमें देखिए न्यूक्लियर इन्वेलप इंटैक्ट होगा, इसमें क्रोमोसोम आपको नजर आएंगे और अर्ली माइटोटिक स्पिंडल्स होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी हम जाते हैं पिछले क्वेश्चन की तरफ, ताकि अभी आप इसको खुद सॉल्व कर सकें। तो अभी देखिए आप लोगों ने खुद बताना है कि इसमें कौन कौन से फेजेस के, अगर आपको ये आ रहा है तो इट मीन आपने इसको समझ लिया है, और अगर आपको नहीं आ रहा तो आप फिर मेरे उस क्वेश्चन को देखे, जो टॉपिक मैंने समझा उसको दोबारा देखें और फिर आके क्वेश्चन सॉल्व कर ले। तो देखिए सबसे पहली पहचान इजी तरीके से, जो चीज आपको समझ में आ जाए आपने उससे करना है। पहली पहचान, दो सेल हमें नजर आ रहे हैं, इसके अलावा सेंट्रोमियर हमें नजर आ रहे हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप अभी नहीं है, तो इट मीन ये क्या है, ये टेलोपेज है। यहां पे देखिए हमें आ रहा है कि ये देखिए पूरा क्रोमोसोम है विद 4 आर्म्स, दरमियान से लगा हुआ है, इंटैक्ट है, तो इट मीन कि ये तो हमारे पास मेटापेज है। अभी देखिए इनकी लाइनिंग नहीं है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, तो इट मीन ये प्रो मेटापेज है। मेटापेज की पहचान क्या है कि इसमें पूरा क्रोमोसोम ये इस तरह दरमियान से लगा हुआ, ठीक है। तो ये हमें तो नजर आ रहा है कि पूरा क्रोमोसोम लगे, चारों आर्म्स लगे हुए, तो ये मेटापेज है। लेकिन एक लाइन नहीं है, तो इसलिए ये प्रो मेटापेज है। यहाँ पे देखिए हमें नजर आ रहा है कि ये आर्म्स डिवाइड हुए, जब आर्म डिवाइड हुए तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एनापेज है, सिंपल सा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमें अर्ली माइटोटिक स्पिंडल नजर आ रहे हैं। जब अर्ली माइटोटिक स्पिंडल आपने देख लिया, फिर आपने देखिए क्रोमोसोम भी आपको नजर आ रहे हैं, फिर आपने ये देख लिया कि आपको न्यूक्लियर इन्वेलप भी नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये प्रोपेज है। यहाँ पर देखिए पहली पहचान, आपको न्यूक्लियर मटीरियल नजर आए, मींस आपको क्रोमोसोम नजर नहीं आ रही, इट मींस कि ये तो सेल साइकिल है, ठीक है, ये तो सेल साइकिल का फेज है। यहाँ पर आपको सेंट्रोमियर भी नजर है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये G2 फेज है, ठीक है, या कोई भी आप कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली G2 फेज है, क्योंकि बस अभी इस सेल ने एंटर होना है माइटोसिस में। यहाँ पर देखें ये तो बिल्कुल ईजी है, ये क्या है, ये मेटापेज है, क्योंकि आपके पास मेटापेज प्लेट बना हुआ है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ बायोसिस्टम एयर क्वालिटी। बायोसिस्टम एयर क्वालिटी का इंडिकेटर क्या है, तो ऑप्शन लाइकन, माइकोराइजी, फंजाई, डर्मेटोफाइट्स। तो हम देखिए लाइकन्स क्या है, लाइकन्स आपके पास एक म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन। म्यूचुअलिस्टिक किसे कहते हैं, जिसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे से फायदा ले, ठीक है, दोनों पार्टनर्स ने एक दूसरे से फायदा लेना है, लाइकन्स ने भी और फंजाई ने भी। सबसे पहले आप इसकी डिफिनीशन देख लें कि लाइकन्स क्या है। लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई और एलजी के दरमियान। ये डिफिनीशन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, एलजी प्लस फंजाई, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, एलजी प्लस फंजाई, बस आपको ये याद है तो आपको हर चीज याद है। अभी नेक्स्ट चीज इसमें देखें, यहां पे आपको नजर आ रहा है कि कौन से फंजाई, एस्कोमाइसिटीज, इम्परफेक्ट फंजाई, या ये एग्जांपल्स है, फिर आप याद कर लें। इसके अलावा फाइनियर इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है। फाइनियर इन इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, लाइकन से। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, जब एक जगह पर एक कम्युनिटी बनती है, ठीक है, इकोसिस्टम बनता है, तो उसमें सबसे पहले आपके पास लाइकन्स आती है। देखिए ये मैंने आपको दिया है, सबसे पहले देखिए बेयर ग्राउंड था, बेयर ग्राउंड के ऊपर आपके पास लाइकन्स आएगा, और लाइकन्स में कौन से लाइकन्स आएंगे, क्रस्टोस लाइकन, ठीक है। फिर आपके पास देखिए मोसेस आएंगे, फिर आपके पास प्लांट्स आएंगे, फिर श्रब्स आएंगे, फिर क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स क्या है, मोस्ट स्टेबल इन इकोसिस्टम, ये भी एमसीक्यूज है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल इन इकोसिस्टम इज, या मोस्ट स्टेबल इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज क्लाइमेक्स, ठीक है। तो ये आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन था। इसमें पायनियर कौन से हैं, पायनियर्स आपके पास लाइकन्स है। इसके अलावा आपके पास मोस्ट स्टेबल कौन सा है, ये आपके पास क्लाइमेक्स। अच्छा देखिए यहाँ पे अभी लाइकन्स की टाइप्स देखिए, ये लाइकन्स की 3 टाइप्स है, ठीक है, जो आपके बुक्स के अंदर, टाइप्स तो 5 है, लेकिन आपके बुक के अंदर ये 3 दिए, इसलिए मैंने ये 3 उठाए। क्रस्टोस लाइकन्स आप देखें तो ये आपके पास रॉक्स और बेयर ग्राउंड की सरफेस पे होती है, ठीक है, रॉक्स और बेयर ग्राउंड की सरफेस पे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास हमने देखा ना कि हमारे पास लाइकन्स क्या है, लाइकन्स हमारे पास फाइनियर है इकोलॉजिकल सक्सेशंस में, और लाइकन्स में फिर आपके पास क्रस्टोस लाइकन्स सबसे पहले आती है, ठीक है, क्रस्टोस लाइकन्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्रस्टोस लाइकन्स आपके पास क्या, रॉक की सरफेस पे होते हैं। फोलियोस लाइकन्स देखिए, फोलियोस लाइकन्स आपके पास लीफ की तरह होते हैं, ठीक है, पत्तों की तरह है ना। इसके अलावा देखिए फ्रूटिकोस लाइकन्स को देखें तो ये आपके पास श्रब्स की तरह होती है, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स हो गए। तो देखिए फोलियोस लाइकन्स आपके पास लीव्स की तरह होते हैं या लोब्ड होते हैं, श्रब, इसी तरह रॉक्स, ठीक है।
ये हाइपो सिक्रीशन ऑफ एडीएच काजेज विच डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, एंसेफाइटिस, SIADH, गाइटर। तो ये देखें, मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। आप सबसे पहले उस टेबल को देखिए, उसमें सारी डिजीज दी गई है, एंडोक्राइन डिजीज, ठीक है, एंडोक्राइनोपैथीज जितनी भी है। तो आप लोग सबसे पहले इसको देखें, इसमें जो आपके काम की चीज़ें हैं आप लोग उसको समझें। देखिए, अगर हमारे पास एडीएच की कमी होगी तो एडीएच की कमी की वजह से जो हमारे पास डिजीज होगी उसको हम डायबिटीज इंसेफाइटिस कहते हैं, ठीक है, इंसेफाइटिस। जब हमारे पास एडीएच ज्यादा होगा तो उसकी वजह से हम SIADH होगा, ठीक है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच, ठीक है। ये डी के ये आप छोड़े, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वगैरह ये आपके, लेकिन ये खैर ये आपके काम की चीजें नहीं है। ये एडिसन डिजीज क्या है? एडिसन डिजीज में आपके पास कोर्टिसोल या अल्डोस्टेरोन कम सीक्रेट होते हैं। कशन सिंड्रोम में आपके पास कोर्टिसोल ज्यादा सीक्रेट होते हैं, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म में आपके पास T3 और T4 कम प्रोड्यूस होते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में आपके पास T3 और T4 ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से आपके पास कौन सी डिजीज होगी? हाशिमोटोस, ठीक है। और ग्रेव्स डिजीज आपके पास हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होगी। इसी तरह देखिए, जब आपके पास पैराथायराइड हार्मोन कम रिलीज होगा तो इसको हम हाइपोपैराथायराइडिज्म कहते हैं। जब ज्यादा रिलीज होगा हाइपरपैराथायराइडिज्म इसको कहते हैं। जब पैराथायराइड हार्मोन कम रिलीज होगा इसकी वजह से हमारे पास कैल्शियम लेवल कम होगा। जब पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तो हमारे पास कैल्शियम लेवल ज्यादा होगा। तो आप लोगों ने यहाँ से ये पॉइंट्स देखने, ठीक है, ये आपके काम की चीजें हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने डायबिटीज इंसेफाइटिस देखा। डायबिटीज इंसेफाइटिस में क्या था? एडीएच आपके पास कम था। SIADH में आपके पास एडीएच ज्यादा था। यहाँ पर एडिसन डिजीज में हमारे पास अल्डोस्टेरोन या कोर्टिसोल्स ये क्या थे? ये कम थे। कशिंग सिंड्रोम में हमारे पास क्या थे? ज्यादा थे। हाइपोथायराइडिज्म में हमारे पास T3 T4 क्या थे? कम थे। हाइपरथायराइडिज्म में T3 T4 क्या थे? ज्यादा थे। हाइपोपैराथायराइडिज्म में पैराथायराइड हार्मोन हमारे पास कम था। जब पैराथायराइड हार्मोन कम था तो हमारे पास कैल्शियम कम था। हाइपरपैराथायराइडिज्म में पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा था। जब कैल्शियम ज्यादा तो हमारे पास कैल्शियम क्या होगा? पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा होगा तो कैल्शियम भी ज्यादा होगा। इसी तरह देखिए, जब कैल्शियम हमारे पास कम होगा तो कौन सी डिजीज होगी? टेटनी, टेटनी होगी ना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपके पास हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्या होगा? टेटनस होगा, ठीक है। अभी देखें, यहाँ पे मैं आपको थोड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। ये अल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है? अल्डोस्टेरोन सोडियम की ऑब्जर्प्शन करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जब आपके पास अल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा तो आपके पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। जब आपके पास अल्डोस्टेरोन कम होगा तो सोडियम का लॉस ज्यादा होगा और पोटेशियम का लेवल ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपके चंद इंपॉर्टेंट चीजें थी। बाकी देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है। इसके अलावा आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, तो ये कौन से हार्मोन रिलीज करता है? देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को आपने अक्सर एक नाम देखा होगा, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। मास्टर ग्लैंड का नाम तो आपने सुना होगा ना, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स की जो रिलीज है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ, जो आप लोग अगर आपको याद हो तो आपसे कोई भी MCQ गलत नहीं होगा। जिस हार्मोन में भी आप RH नजर आए आपको, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, तो ये सारे आपके पास हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस, ये देखें, रिलीजिंग हार्मोन जितने भी है तो ये सारे हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। तो अभी अगर लेट सपोज आपसे कोई पूछे कि पैराथायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से आता है हमारे पास, पैराथायराइड ग्लैंड से आता है या हमारे पास हाइपोथैलेमस से आता है, तो आप कह सकते हो ना कि रिलीजिंग हार्मोन है तो इसको हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, ठीक है। समझ आ रही है आपको? तो इसलिए पहला पॉइंट मैंने आपको ये बता दी कि जिस MCQs में भी आपको हार्मोन में आपको रिलीजिंग हार्मोन वाला रिलीजिंग का लफ्ज नजर आ जाए तो इट मींस कि ये हाइपोथैलेमस का काम है। अच्छा देखें, फिर आप देखें ये FSH, LH, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन, GH ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये सारे जितने भी है तो ये हमारे पास एंटीरियर लोब से रिलीज होते हैं। एंटीरियर लोब को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। पोस्टीरियर लोब को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए। इसके अलावा ये कहाँ पर एक्ट करते हैं ये दिया है, देखिए आपके सामने है, ठीक, की सारी चीजें, इसके फंक्शंस वगैरह वो आप लोग अपने बुक से याद कर लें। यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट पॉइंट्स बताता हूँ। हाईलाइट पॉइंट पहला क्या है कि रिलीजिंग हार्मोन जितने भी है सारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए, पोस्टीरियर लोब हमारे पास खुद कोई भी हार्मोन नहीं बनाता, सिंथेसाइज नहीं करता कोई भी हार्मोन। पोस्टीरियर लोब के अंदर हमारे पास दो हार्मोन्स होते हैं, ADH और ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हमारे पास हाइपोथैलेमस में बनते हैं और यहाँ पर स्टोर होते हैं, पोस्टीरियर लोब में स्टोर होते हैं और यहाँ से फिर रिलीज होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ से आपको हर टेस्ट में, हर पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे कि ADH एंड ऑक्सीटोसिन आर सिंथेसाइज्ड इन। तो अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि ये तो पोस्टीरियर लोब में सिंथेसाइज होती है। ये यहाँ पर सिंथेसाइज नहीं होते, यहाँ पर ये स्टोर होते हैं, ठीक है। ये सिंथेसाइज होते हैं आपके पास हाइपोथैलेमस में, ये आप याद रखिए, ये आपके पास हाइपोथैलेमस में बनते हैं और यहाँ पे आपके पास स्टोर होते हैं। और फिर ये एक्ट करते हैं, देखिए ADH एक्ट करते हैं किडनी पर, ऑक्सीटोसिन एक्ट करते हैं मेमोरी ग्लैंड पर। तो ये यहाँ पर क्या काम करते हैं, ये आपका असाइनमेंट है, आपका होमवर्क है, इसको आप खुद देख लें, ठीक है। तो देखिए, अभी हाइपोसिक्रीशन ऑफ ADH काजेस विच डिजीज, अभी आपको ये
मेरे ख्याल में भी तो ये भी आपको आता होगा। ये डायबिटीज मेलाइटिस किसकी वजह से होता है? इंसुलिन जब हमारे पास कम रिलीज हो, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एडीएच ज्यादा रिलीज होता है। ये किस वजह से होता है? ये आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेराड, फेराडे, ओम, एचपी। देखिए आपके पास फेराड जो है तो कैपेसिटेंस के यूनिट है, ठीक है। बाकी ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है, और इसके अलावा हार्स पावर तो ये पावर का यूनिट है। 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा देखिए, कैपेसिटेंस का तो आपको यूनिट पता चल गया, इसका आप डायमेंशन भी अपने साथ लेके, क्योंकि ये डायमेंशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर जगहों पे ये डायमेंशन भी आता है, ये आप अपने साथ लेके। इक्वल टू सी वी, चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर किस चीज के बराबर है? इस चीज के। तो यहाँ से अगर हम सी निकाले तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो इससे हमारे पास यूनिट आया है फेराड, ठीक है। ये आपका बाकी असाइनमेंट आप लोग कैपेसिटेंस पूरा देख लें। अच्छा देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक और भी इसका फार्मूला दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये इसका एक प्लेट है, ये इसका दूसरा प्लेट है, ये इसके प्लेट के दरमियान डिस्टेंस है, और ये प्लेट के दरमियान आपके पास डायरेक्ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या हो जाए? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, ठीक है, परमिटिविटी एरिया डिवाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। एरिया आप तो प्लेट, ठीक है। तो लेट सपोज अगर कोई आपसे पूछे कि आप लोग अगर एरिया ऑफ प्लेट को इंक्रीज करते हो, एरिया ऑफ प्लेट्स को, तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होगा? ये डायरेक्ट रिलेशन है ना, कैपेसिटेंस भी आपके पास इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर आप लोग इस एरिया को इंक्रीज करते हो, इस प्लेट के एरिया को, तो आपके पास कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा। तो इस फार्मूले से आपके पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन इनडायरेक्ट आ सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि अगर आप लोग उसको इंक्रीज करते हो, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। ये आपका कैपेसिटेंस के ऊपर क्वेश्चन होगा। ये कैपेसिटेंस का फार्मूला है। यहाँ से मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। अभी देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होता है, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर किसी को पता है क्या है? अगर आप में से किसी को आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट चार्ज कैपेसिटर के ऊपर कितना होगा? 0। नजर आ रहा है ना आपको? नेट चार्ज कितना होगा कैपेसिटर के ऊपर? नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि क्यू नेट को हम किस तरह मालूम करते हैं? क्यू पॉजिटिव प्लस क्यू माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव तो उसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर के ऊपर नेट चार्ज 0 होता है, क्योंकि दोनों प्लेट्स के ऊपर आपके पास इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो हमने यहां से क्या समरी हमारी क्या है कि कैपेसिटेंस हमारे पास एरिया प्लेट्स पे डिपेंड करता है, एरिया प्लेट्स पे डायरेक्ट रिलेशन है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के साथ इनवर्स रिलेशन है, और इसके अलावा मीडियम की पे भी डिपेंड करते हैं। अगर आप मीडियम चेंज करते हो तो आपके पास ये परमिटिविटी चेंज होगी और आपके पास कैपेसिटेंस भी चेंज होगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड गिव द फॉलोइंग प्रोडक्ट, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और आपके पास अल्कीन। तो देखिए, ये हमारे पास अल्डिहाइड दिया गया है। अगर आप अल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप कीटोन की रिडक्शन करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। ये आप अपने साथ याद कर लें, ये याद करने की चीज़ है। अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल देख लिया तो इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर अल्डिहाइड है। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल देख लिया तो इट मीन्स कि आपके पास कीटोन है। किस तरह से रिडक्शन हुई देखिए, तो बिल्कुल सिंपल सा है। ये हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास अल्डिहाइड है। अगर आप हाइड्रोजन को ले आते हैं, हाइड्रोजन, तो देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड आपके पास ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी एक लोन फेयर आ जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इस लोन फेयर के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, एक इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा? RCH2OH, ठीक है। ये प्राइमरी अल्कोहल है। अभी देखिए, ये सेकेंडरी अल्कोहल किस तरह बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास इस तरह से बनेगा कि आपके पास अगर लेट सपोज ये आपके पास कीटोन है, कीटोन का स्ट्रक्चर क्या है? ये आपके पास कीटोन है। अगर आप यहाँ पर रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, एक यहाँ पर लोन फेयर आ जाएगा, एक यहाँ पर ये अपनी जगह आ जाएगी, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो 4 बॉन्ड बन गए ना, 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। समझ आ रही है आपको? CH, ठीक है। तो ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। तो मींस यहाँ पर आपने जस्ट याद करना है कि अल्डिहाइड का रिडक्शन हमें प्राइमरी अल्कोहल देगा, कीटोन का रिडक्शन हमें सेकेंडरी अल्कोहल देगा। और ये हम डिफरेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका डिफरेंस का टेस्ट भी है। अगर आपको 2 कंपाउंड दिए गए हो और आपसे पूछिए कि हमारे पास एक X कंपाउंड था, कंपाउंड X, उसका हमने रिडक्शन किया और हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बना, आप बताएं कि ये कौन सा था, तो आप कह सकते हैं कि एक कीटोन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एथलीट फुट इज कास्ड बाय, तो ये देखिए यहाँ पर
ये एथलीट फुट है, ये एक डिजीज है, ठीक है, ये एथलीट फुट डिजीज है। आपको नजर आ रहा होगा इस तरह का कुछ, इसमें यहाँ स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग। और ये रिंग वर्म है, ठीक है, ये रिंग वर्म डिजीज है। ये इमेजेस आप देख ले, हो सकता है कि इमेज आ जाए रिंग वर्म है, ठीक है। तो एथलीट फुट हमें किस चीज से काज होता है, यहाँ पे देखिए मैंने दिया है टीनिया फेड्स, और ये हमारे पास इम्परफेक्ट पंजा है, ठीक है, इम्परफेक्ट पंजा में आता है, और ये रिंग वर्म भी इम्परफेक्ट पंजा काज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ऑक्सीजन बाइंडिंग साइड इन हीमोग्लोबिन इज, ऑक्सीजन कहाँ पे बाइंड होता है, ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे बाइंड होता है, ठीक है। Fe+2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइड Fe+2 है, Fe+3 के साथ बाइंड नहीं होगा। वो हीमोग्लोबिन जिसमें Fe+2 की जगह Fe+3 हो उसको हम क्या कहते हैं, मेट हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मेट हीमोग्लोबिन क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन जिसमें Fe2 की जगह Fe3 हो, जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाए और वो Fe3 बन जाए, तो उसको हम मेथ हीमोग्लोबिन कहते हैं। मेथ हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगा, ठीक है, ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगा, ऑक्सीजन बाइंड होगा Fe+2 के साथ। ये देखिए आपके पास हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन के पास, अंदर आपके पास अल्फा चेन होता है, बीटा चेन होता है, ठीक है, 2 अल्फा चेन्स होते हैं, 2 बीटा चेन्स होते हैं। ये आयरन बाइंडिंग साइड से, यहाँ पर देखिए दरमियान में आयरन बाइंडिंग साइड है, आयरन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, Fe+2, नाइट्रोजन के साथ बाइंड नहीं होता आयरन, ठीक है, आयरन आपके पास, ऑक्सीजन आपके पास आयरन के साथ बाइंड होगा। देखिए अगर आप हमारा AMC और AFNS का पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी 10,000 फीस है, उसके अंदर हम आपको वर्बल की 13 टाइप्स कवर करवाएंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे, इसी तरह नॉन वर्बल की 5 टाइप्स बताएंगे, उसके ऊपर शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे, इंग्लिश के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देंगे, इसी तरह आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसके जितने इंपॉर्टेंट एरियाज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सॉल्व करवाया वो तमाम मैं आपको कवर कराऊंगा। पास पेपर्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, हम आपको नोट भी देंगे, आपसे प्रैक्टिस टेस्ट भी लेंगे, जिस तरह आपका ओरिजिनल टेस्ट होता है बिल्कुल उसी तरह से हम आपसे प्रैक्टिस टेस्ट भी लेंगे, और टीचर सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप 24 घंटे हमारे इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। अगर आप हमारा ये कोर्स बाय करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को हमारा लाइन फोर्सेज एकेडमी के नाम से इसको सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी न्यू वीडियोस है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, सबका बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम, आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर सदीद ऐसा।